स्टूडेंट्स, जैसे कल ही आपको बताया गया था कि आज हम जो है परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि परितंत्र क्या है। ये आप 8th में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर कि परितंत्र होता क्या है। परितंत्र मीन्स देखिए एक सिंपल भाषा है उसकी कि सजीव और निर्जीव दोनों मिला के जो भी वहाँ पे एक पर्यावरण वहाँ पे तैयार होता है और दोनों में जो कुछ ऐसे अंतर क्रियाएँ चलती रहती है उसे जो हम कहते हैं परितंत्र। परितंत्र मतलब कुछ और नहीं होता है। परितंत्र का मतलब होता है कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं ये दोनों के मिला के जो कुछ तैयार होता है वो होता है परितंत्र। और परितंत्र के विविध प्रकार कौन से हैं वो पढ़ेंगे। परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतरक्रिया किस पद्धति से होती है। अभी जैविक और अजैविक, जैविक मीन्स सजीव और अजैविक मीन्स निर्जीव। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह। पिछली कक्षा में देखिए हम पोषण पद्धति के अनुसार सजीवों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। देखिए पोषण के पद्धति के अनुसार पंच जगत वर्गीकरण पद्धति मतलब उसमें प्रोटेस्टा, मोनेरा, कवक वगैरह ये सब कुछ देखिए हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। उसके हिसाब से देखिए स्वयं पोषी यानी कि उत्पादक जिसे हम बोलते हैं वनस्पति। फिर होता है परपोषी यानी कि दूसरे के ऊपर आधारित रहने वाले भक्षक। और मृतोपजीवी और विघटक ऐसे भी सजीव के प्रकार होते हैं। परिवेश के परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर के निम्नानुसार है, उसका हमें निरीक्षण कर लेना है। सबसे पहले देखिए प्राथमिक भक्षक जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी मीन्स जो होते हैं वेजिटेरियन, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उसको हम बोलेंगे शाकाहारी। तो शाकाहारी वेजिटेरियन में देखिए कौन होता है, टिड्डा। टिड्डा मीन्स जिसको हम बोलते हैं ग्रास ऊपर। फिर उसके बाद में गिलहरी और हाथी, ये तो सब देखिए शाकाहारी प्राणी हैं। यह देखिए स्वयंपोषी उत्पादक वनस्पति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। तो ये यहाँ पे टिड्डा, गिलहरी, हाथी इत्यादि इत्यादि मीन्स अन्य बहुत ऐसे उदाहरण हैं। तो जितने भी सारे प्राणी जो घास खाते हैं, जो वनस्पति के ऊपर आधारित रहते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। ठीक है। तो इसमें ऐसे अन्य मानव इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि मानव भी क्या है, वनस्पति से जो निर्माण होता है वो भी खाता है, लेकिन मानव उसमें नहीं आता है। तो उसके कुछ अलग से प्रकार है, केवल और केवल शाकाहारी। तो ये प्राथमिक भक्षक जिसे हम कहेंगे जो शाकाहारी होते हैं। फिर उसके बाद में देखिए द्वितीय भक्षक जिसको हम बोलते हैं मांसाहारी, मीन्स जो नॉनवेज खाते हैं। इसी उदाहरण के लिए देखो मेंढक है, उल्लू है, लोमड़ी, ये शाकाहारी प्राणियों का अन्न भोजन के रूप में उपयोग करते। मतलब ये जो द्वितीय भक्षक में आप लोग देख रहे हैं, जो द्वितीय भक्षक में जितने भी सारे प्राणी रहेंगे ये प्राणी प्राथमिक भक्षक के ऊपर आधारित रहेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, ये द्वितीय भक्षक यानी कि कौन है, मांसाहारी। जो भी मांसाहारी यहाँ पे प्राणी है ना, ये प्राथमिक भक्षक के ऊपर आधारित रहते हैं, इसलिए उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, क्योंकि मांसाहारी जो है ये शाकाहारी के ऊपर आधारित होते हैं। फिर थर्ड वन देखिए सर्वोच्च भक्षक। सर्वोच्च भक्षक में क्या है, उदाहरण के लिए देखिए शेर है, बाघ है, शाकाहारी तथा मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, शेर और बाघ जो होते हैं ना, शाकाहारी को भी खाएंगे और मांसाहारी को भी खाएंगे। तो ये दोनों यानी कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाने वाले कौन है, सर्वोच्च भक्षक। तो अन्य प्राणी जो है देखिए अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते हैं। तो देखिए कि जो ये सर्वोच्च भक्षक है इन्हें कोई भी नहीं खाता है। ये अन्य सभी प्राणियों को खा सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खा सकता है। तो ये होते हैं सर्वोच्च भक्षक। फिर लास्ट वन देखिए है सर्वभक्षी, जिसको हम बोलते हैं मिश्राहारी। मिश्राहारी मतलब में उदाहरण के लिए देखो मनुष्य है, भालू, ये वनस्पति जन्य पदार्थ तथा शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य सर्वभक्षी मीन्स हम लोग हैं मनुष्य। मनुष्य कैसा होता है, शाकाहारी भी खाते हैं और जो नॉनवेज, वेजिटेरियन सब कुछ चीज़ें वहाँ पे हम खा सकते हैं। तो इसलिए उसे देखिए क्या कहा गया है, सर्वभक्षी प्राणी वहाँ पे कहा गया है। तो इसलिए देखिए अगर एग्ज़ाम में देखिए आपको पूछा जा सकता है कि ये भक्षक के अनुसार प्राणियों का, सजीवों का वर्गीकरण कीजिए, तो उसमें प्राथमिक भक्षक शाकाहारी, द्वितीय भक्षक मांसाहारी, सर्वोच्च भक्षक जो है दोनों खाने वाले,
सॉरी मांसाहारी तथा शाकाहारी को खाने वाले। और सर्वभक्षी मीन्स मिश्र आहारी। मिश्र आहारी मीन्स उसमें हर एक प्रकार के आहार उसमें मिश्रित होते हैं। तो इस तरह का ये वहाँ पे ये भक्षकों का ये देखिए वहाँ पे प्रकार है। आगे अब देखिए आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फूड चेन एंड द फूड वेब में, देखिए ये आप इससे परिचित होंगे। ये देखिए यहाँ पे घास है, घास देखिए सूरज के ऊपर आधारित है। फिर वहाँ पे देखिए टिड्डा है, टिड्डा जो है घास को खा रहा है। और उसके बाद में देखिए मेंढक है, मेंढक जो है क्या करेगा, टिड्डा को खाएगा। नीचे देखिए सांप है, सांप क्या है कि वो मेंढक को खाएगा। और वहाँ पे नीचे देखिए चील है, चील क्या करेगा, सांप को खाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पे मशरूम, कुकुरमुत्ता वगैरह बाकी सब जो है, ठीक है। तो ये जब ये मरते हैं जिसको हम बोलते हैं विघटक, तो ये जो मृतों पे जो ये अगर मान लीजिए चील मर गया तो बाकी अन्य सब मर जाते हैं, तो ये लोग उसको खा जाते हैं। तो ये आहार श्रृंखला है। ये तो आप 7वीं 8वीं में 2 साल पढ़ चुके हैं। ये आहार श्रृंखला देखिए उत्पादक भक्षक और मृतोपजीव सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती है। वनस्पति उत्पादक है, ये टिड्डा मेंढक सांप चील ये सब, सॉरी टिड्डा मेंढक और ये जो टिड्डा है ये तीनों क्या है, भक्षक है। ये चील भी उस भक्षक में आता है, लेकिन मृतोपजीव बोलते हैं हम लोग। और ये विघटक हो गया। तो देखिए उत्पादक भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती है। इन अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। परिभाषा के अनुसार आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है कि आहार श्रृंखला क्या है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे उत्पादक भक्षक मृतोपजीवी, इनमें सदैव अंतर क्रियाएं चलती रहती है। और ये अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है, उसका एक सीरियल होता है। तो बिना क्रम से कभी भी देखिए आहार श्रृंखला चलती ही नहीं है। आहार श्रृंखला का एक भी सदस्य अगर वहाँ पे नहीं है तो वो जो आहार श्रृंखला है ना वहाँ पे इनकम्प्लीट है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए घास है ही नहीं, तो ये भक्षकों का निर्माण होना, बाकी सजीवों का निर्माण होना पॉसिबल है ही नहीं। अब इसके बाद में टिड्डा है, टिड्डा के ऊपर मेंढक डिपेंड है। टिड्डा नहीं है तो मेंढक भी नहीं है, मेंढक नहीं है तो सांप नहीं है, सांप नहीं है तो चील नहीं है, चील नहीं है तो क्या है, विघटक नहीं है। क्योंकि जो मेंढक है वो सीधा घास नहीं खा सकता, सांप भी घास नहीं खा सकता, चील भी घास नहीं सकता। तो इसलिए उसका एक एक क्या है कि नैसर्गिक रूप के अनुसार उसका एक प्रक्रिया होता है, उसका एक क्रम होता है। तो उसी क्रम के अनुसार वहाँ पे क्या है, प्रक्रिया चलते रहती है और तब जाके जो है वहाँ पे आहार श्रृंखला बनती है। वैसे आहार श्रृंखला बिल्कुल भी बनती नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये आहार श्रृंखला बनता है। ध्यान रखना है आपको कि उत्पादक भक्षक और मृतोपजीव इनमें सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती है। और ये जो अंतर क्रिया होती है इसका एक पूरक क्रम होता है। तो उसी क्रम के अनुसार जो कुछ वहाँ पे अंतर क्रियाएं होती है उसे हम कहेंगे आहार श्रृंखला। ठीक है, चलिए। तो इस तरह का देखिए ये परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह है, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। अभी आते हैं ऊर्जा का पिरामिड, इसको बोलते हैं हम एनर्जी पिरामिड, पोषण का स्तर। देखिए आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। अब देखिए ये जो आहार श्रृंखला है, ये घास से टिड्डा का पोषण हो रहा है, मेंढक का टिड्डा से, सांप का मेंढक से। तो जो भी वो खाते हैं उनके लिए वो पोषण है, जो भी है पोषक पदार्थ वगैरह मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोषण स्तर। स्तर मतलब सबका एक लेवल अलग है, घास का अलग, टिड्डा का अलग, सांप का अलग, मेंढक का अलग, चील का अलग, सबका एक लेवल अलग है। तो उसको हम बोलते हैं पोषण स्तर, यानी कि उसका पोषण करने का स्तर कैसा है, पूरी तरह से अलग है, सबका अलग है, इसलिए वहाँ पे पोषण स्तर कहते हैं। पोषण का स्तर देखिए अन्न प्राप्त करने का स्तर, तो जो उनका भोजन है, उनका जो अन्न है वो किस तरह से प्राप्त कर रहा है उसका वो स्तर है। आहार श्रृंखला में देखिए अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः घटता जाता है। अब देखिए आहार श्रृंखला में भी एक ऊर्जा का एक अनुपात होता है, जो निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर से क्या होता, उच्च भक्षक तक जाता है, लेकिन क्रमशः वो घटते जाता है, क्योंकि ऊर्जा कम होती रहेगी ना, बढ़ती तो है नहीं। जैसे देखिए बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड देखिए वहाँ पे बनाया गया है। तो सबसे नीचे देखिए उत्पादक आते हैं, उत्पादक में परितंत्र के सभी उत्पादक रहेंगे, यानी कि वनस्पतियाँ। तो ये सबसे सभी का जो है मेन ये उत्पादक घटक है, केवल इसी से ही वहाँ पे क्रियाएं चालू होती है, उसी से ऊर्जा वहाँ पे चालू रहेगी।
तो उत्पादक के बाद में देखिए वहाँ पे पोषण स्तर आएगा प्रथम। प्रथम मीन्स होता है वहाँ पे सभी लोग जो है वहाँ पे शाकाहारी होंगे। सेकंड में देखिए द्वितीय पोषण स्तर, जिसमें मतलब मांसाहारी जो नॉनवेज खाने वाले। और तीसरे में देखिए होता है तृतीय पोषण स्तर। क्या होगा? तृतीय पोषण स्तर, यानी कि वो होंगे सर्वभक्षी, यानी कि जैसे उसमें बताया था मानव भालू। इस तरह का देखिए उत्पादक है। फिर प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर और तृतीय पोषण स्तर, जिसमें वनस्पति, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी। तो इस तरह से देखिए ये पोषण का स्तर बनेगा। अभी ऊर्जा का हस्तांतरण किस तरह से होता है वो जो है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए वैज्ञानिक का परिचय। 1943 में लिंडमन नामक वैज्ञानिक ने आहार श्रृंखला और उसके ऊर्जा का वहन का अभ्यास किया। परिस्थितिक पिरामिड यह संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक ब्रिटिश ने वैज्ञानिक ने 1917 में ब्रिटेन स्थित पर द्वीप को टुंडा परितंत्र का अध्ययन करके स्पष्ट किया। इसी कारण इसी पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। यानी कि एल्टोनियन ये वैज्ञानिक ने ऐसा पिरामिड होता है, इस तरह की रचना भी हो सकती है, इस तरह का अभ्यास यानी कि अध्ययन उन्होंने किया था और उसी के अनुसार ये पिरामिड होता है। और ये एल्टोनियन पिरामिड भी इसका एक दूसरा नाम है, ऐसा लोग उसे कहते हैं। तो ऐसे ये वैज्ञानिक थे। ऊर्जा का हस्तांतरण किस तरह से होता है और ऊर्जा किस तरह से कम होती रहती है, ये जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में कुछ डाउट्स रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।